हल्दी घाटी। तो जब भी हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं हम याद करना नहीं भूलते हल्दी घाटी को, जहां पर यार हमने देखा महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को, हमने देखा यार चेतक की वीरता को, हमने देखा झाला के बलिदान को। तो अगर आज की डेट में आप किसी भी 10th या 12th के बच्चे को उठा के बोलेंगे कि भाई महाराणा प्रताप कौन थे, तो नो डाउट वो बहुत ही आसानी से बता देगा कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही महान वॉरियर थे, और वो बता देगा कि कैसे चेतक ने छलांग लगा के महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, कैसे यार महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति मान सिंह के साथ लड़ाई लड़ी थी, और कैसे उन्होंने यार जंगलों में रह के घास की रोटी खाई थी। तो हाँ यार, यही इतिहास तो हमारी बुक्स और हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है आजकल की जनरेशन को। तो कोई नहीं जानता है कि हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ, हमें बस यही पता जाता है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप बहुत ही वीरता के साथ लड़े थे मगर जीत नहीं पाए थे, और उसके बाद क्या हुआ ये हमें कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो का मुद्दा हल्दी घाटी नहीं होने वाला, इस वीडियो का मुद्दा ये भी नहीं होने वाला कि महाराणा प्रताप कितने वीर थे। इस वीडियो का मुद्दा होने वाला है द बैटल ऑफ दिवेर। तो महाराणा प्रताप ने यार हल्दी घाटी के अलावा भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और बैटल ऑफ दिवेर उसमें एक बहुत ही बड़ा नाम है। अगर मैं हिस्ट्री में बैटल ऑफ दिवेर और हल्दी घाटी को कंपेयर करूं तो नो डाउट हल्दी घाटी बहुत नीचे होने वाला है बैटल ऑफ दिवेर के, क्योंकि यार बैटल ऑफ दिवेर हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह लेता है, बट हमारी हिस्ट्री से इसे मिटा दिया गया है, हमारे इतिहास में इसकी बात नहीं की जाती। तो ये वीडियो बेसिकली डिवाइडेड होने वाली है 4 पार्ट्स में, जिसमें हम बात करने वाले हैं द प्री हल्दी घाटी मूवमेंट की, द हल्दी घाटी एरा, पोस्ट हल्दी घाटी एरा, और उसके बाद मैं फाइनली आपको बताने वाला हूं कि कैसे महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी। तो हाँ यार, हमारी हिस्ट्री में ये जरूर बताया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध ऐसे लड़ा गया था, ऐसे लड़ा गया था, बट ये कोई नहीं बताया था कि महाराणा प्रताप कैसे मरे थे। क्या वो एक वीर की तरह मरे थे, या फिर वो एक रेफ्यूजी की तरह मरे थे जो वॉर से भागे हुए थे, जिन्होंने जंगल में रह के घास की रोटी खाई थी। क्योंकि यार मैंने बचपन से यही पढ़ा है कि भाई महाराणा प्रताप बहुत वीर योद्धा थे, उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, बट उसके बाद यार उन्होंने जंगल में जीवन बिताया, उन्होंने घास की रोटी खाई। इसके आगे मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमारे बुक्स में हमें पढ़ाया यही जाता है। प्री हल्दी घाटी एरा को मैंने डिवाइड करा है 1572 से लेकर 1576 में। 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राणा घोषित किया जाता है, और वो सर्व करते हैं एज ए दीवान मेवाड़ के। तो मेवाड़ में यार एक कस्टम बहुत ही पहले से फॉलो किया जाता है, जो भी वहां का राजा होता है, जो भी वहां का राणा घोषित किया जाता है, वो कभी भी अपने आप को राजा नहीं बोलता, वो अपने आप को दीवान बोलता है। और वो सब यार एकलिंग जी के अंडर सर्व करते हैं। एकलिंग जी महादेव का एक अवतार है, जिनका मंदिर सिचुएटेड है उदयपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर पे, और जितने भी राणा मेवाड़ में हुए वो सब के सब एकलिंग जी के अंडर ही सर्व करते हैं। अब 1572 में जब महाराणा प्रताप राजा बने, तभी से अकबर ने कोशिशें चालू कर दी उनके साथ एक ट्रीटी साइन करने की। पर यार शुरुआत से ही मेवाड़ को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि मेवाड़ का जो रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है। अकबर ने यार गुजरात को पूरी तरह कैप्चर कर दिया था, और गुजरात से लेकर जो दिल्ली का रूट है उसमें मेवाड़ एक बहुत ही बड़ी एंटिटी बन के सामने आता है, और गुजरात के पोर्ट से जो भी सामान वगैरह आता है वो मेवाड़ के रूट से बहुत ही आसानी से लाया जा सकता है। इसीलिए यार अकबर शुरुआत से ही मेवाड़ को कैप्चर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यार मल्टीपल बार अपने प्रेस्टिजियस मंत्री को महाराणा प्रताप के पास भेजा, जिनमें यार बहुत प्रमुख नाम है जलाल खान कुरैशी, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने आगे चल के यार हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था। तो ये सभी लोग जब ट्रीटी का संदेश लेकर महाराणा प्रताप के पास जाते हैं, तो महाराणा प्रताप इनको पोलाइटली डिनाई कर देते हैं कि हम किसी के अंडर सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर खाली दीवान हैं, और हमारे राजा एकलिंग जी है, और वो किसी के अंडर कभी भी नहीं आ पाएंगे। महाराणा प्रताप एक बहुत ही स्वाभिमानी योद्धा थे, और उन्होंने यार एंड तक कभी भी किसी के अंडर काम करना नहीं स्वीकारा। इसके बाद आता है यार 1576, जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच में, जिसमें यार महाराणा प्रताप अप्रोक्सीमेटली 20,000 सेना के साथ मुगल्स की सेना, जिनको लीड करते हैं मानसिंह, अप्रोक्सीमेटली 80,000 के साथ लोहा लेते हैं हल्दी घाटी के ग्राउंड में। हल्दी घाटी बेसिकली उदयपुर से थोड़ी दूर एक जगह है, जहां पर एक नैरो पाथवे है, जिसके आगे आता है गोगुंदा। गोगुंदा को मेवाड़ का टेम्पररी कैपिटल बनाया था जब मेवाड़ ने चित्तौड़गढ़ लूज कर दिया था। तो ये युद्ध लड़ा जाता है हल्दी घाटी में, जिसके किस्से यार हम सबको पता है। मैं हल्दी घाटी पे इस वीडियो में ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। इस वॉर का कंक्लूजन ये होता है कि महाराणा प्रताप और उनकी सेना रिट्रीट कर लेती है अरावली के फॉरेस्ट में। अब बहुत से इतिहासकारों का बहुत अलग अलग तर्क है कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता था। बेसिकली हल्दी घाटी के युद्ध का मोटिव था राणा को कैप्चर करना या उनकी डेथ। राजा मानसिंह इसमें बहुत ही बुरी तरह फेल होते हैं, जिसके लिए यार उन्हें अकबर 6 महीने के लिए अपने जो कोर्ट होता है, जो उनका दरबार लगता है, उससे निष्कासित भी कर दिया गया था। तो बहुत से हिस्टोरियंस का ये कहना है कि भाई ये एक स्टेलमेट था, मतलब इसमें ना कोई जीता था ना कोई हारा था। और बहुत से हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत से अपने गढ़ जैसे कि यार कुंभलगढ़, उदयपुर को लूज कर दिया था। और मेरा मानना यह है कि ये एक टेम्पररी लूज थी महाराणा प्रताप की, क्योंकि उन्होंने यार अपना बहुत ही प्रेस्टिजियस लैंड मानसिंह को गवा दिया था।
तो इसके बाद आता है पोस्ट हल्दी घाटी एरा 1576 से लेकर 1582 में। 1582 में हमें बैटल ऑफ दिवेर देखने को मिलता है, बट उससे पहले की क्या स्टोरी है उसमें हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार महाराणा प्रताप को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उससे बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली और मेंटली हार्म पहुंचा था, क्योंकि यार उन्होंने बहुत से अपने कॉमरेड्स को गवा दिया था इस युद्ध में, और उन्होंने यार फाइनेंशियली भी बहुत ही ज्यादा वीकन हो चुके थे। तो इसके बाद आता है नाम भामाशाह का। भामाशाह बेसिकली मेवाड़ के एक बहुत ही रिच पर्सन थे, मतलब वो जैनिज्म से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपनी सारी की सारी वेल्थ यार महाराणा प्रताप को दी कि आप ये सारे पैसा रखिए और आप यार एक वापिस से सेना तैयार कीजिए और हमें हमारा मेवाड़ वापिस से जीत के दीजिए। तो भामाशाह ने बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस करा, उन्होंने अपनी जितनी भी इनकम थी वो सब राणा प्रताप को दे दी, ये जानते हुए कि भाई इसका कुछ भी कंक्लूजन निकल सकता है। तो हमारी हिस्ट्री बुक में यार कहीं पर भी ये जिक्र नहीं गया कि भामाशाह कौन थे और उनके बारे में कहीं नहीं बताया गया, बट उनका ये सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो बैटल ऑफ दिवेर प्लेस लेता है 1582 में, जहां पर यार विजयदशमी का दिन होता है, और जिसमें यार अकबर के मेन सेनापति जो है बहलोल खान और सुल्तान खान दिवेर के चेक पोस्ट पे खड़े रहते हैं। तो दिवेर को यार मेवाड़ का एक एंट्री पॉइंट मान सकते हैं जहां में मेवाड़ में मेन एंट्री मिलेगी। तो अकबर ये बात बिल्कुल जानता था और उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को वहां पर सिचुएट करा था। तो इस पोस्ट पे यार अप्रोक्सीमेटली 36,000 ट्रूप्स थे और बहलोल खान और सुल्तान खान जैसे वॉरियर्स थे। तो ऐसी यार मेवाड़ में टोटल 32 पोस्ट बनाई गई थी जहां पर ट्रूप्स को सिचुएट कर रखा था, अगर कोई अटैक होता है मेवाड़ पे तो हम इसको टैकल कर पाए। तो विजयदशमी के दिन यार एक 7,000 की टुकड़ी जिसको लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह, वो अटैक कर देते हैं दिवेर की पोस्ट पे। अब दिवेर में यार सुल्तान खान को भी ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम पे अटैक हो सकता है, और इस सरप्राइजिंग अटैक में यार महाराणा प्रताप की सेना बिल्कुल ओवरवेलमिंग डोमिनेंस कर लेती है। और इसी बैटल में यार एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको अभी तक यार महाराणा प्रताप की वीर कथा में बताया जाता है। तो इसी बैटल में यार महाराणा प्रताप अपने घोड़े पे सवार होकर बहलोल खान, जिनका यार अप्रोक्सीमेटली हाइट थी 7 फीट, मतलब यार मान लीजिए 7 फीट का एक घोड़ा है, उस पे 7 फीट का एक आदमी बैठा है, उसको यार टोटली 2 हिस्सों में काट देते हैं वो अपनी तलवार से, मतलब इक्वल हाफ। ये जो दृश्य होता है, ये जो व्यू होता है, उसको देख के मुगल्स तो डर ही जाते हैं। इनफैक्ट जो महाराणा प्रताप की सेना होती है वो भी डर जाती है कि मतलब कि यार ऐसा दृश्य तो आज तक किसी ने कहीं देखा ही नहीं था। बैटल ऑफ दिवेर यार सबसे बड़ा सरेंडर माना गया है। प्रायर टू सरेंडर ऑफ पाकिस्तान इन 1972 में 96,000 ट्रूप्स होते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने। उससे पहले जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है वो दिवेर में हुआ था, जहां पर यार 36,000 मुगल की सेना ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेक दिए थे। इस बैटल में यार एक और इंसिडेंट होता है जो होता है अमर सिंह के द्वारा। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे और वो जब सुल्तान खान से लड़ रहे थे तो उन्होंने सुल्तान खान पे भाला मारा था, जो भाला पार होके सुल्तान खान के घोड़े के साथ जाके जमीन में लग गया था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार अमर सिंह कितने वीर योद्धा हुए थे। इस वीडियो के बाद यार अमर सिंह के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। अमर सिंह भी यार महाराणा प्रताप के जितने ही मान थे, उन्होंने भी बहुत सारे बैटल लड़े थे और वो एक भी बैटल में नहीं हारे, बट यार उनको हमारी हिस्ट्री में याद नहीं किया जाता। इसकी मुख्य वजह ये है कि यार महाराणा प्रताप का जो नाम है वो इतना बड़ा हो गया है कि उन्होंने अपने बेटे को ही ओवरशैडो कर दिया है। तो बैटल ऑफ दिवेर का कंक्लूजन ये था कि यार मुगल ने सरेंडर कर दिया था, और इसके बाद महाराणा प्रताप ने उसी सेना के साथ कुंभलगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ की यार सारी की सारी टेरिटरी थी जिसको मुगल्स ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कैप्चर कर दिया था, उनको एक एक करके कैप्चर करा। बैटल ऑफ दिवेर के बाद खाली 2 किले ऐसे बचे थे जो महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में कभी भी कैप्चर नहीं कर पाए, जिसमें पहला है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है मंडालगढ़। अब बात आती है कि जब दिवेर का बैटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो उसे हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं लिखा गया, क्यों हमें महाराणा प्रताप की वीर गाथा में बस यही बताया जाता है कि वो हल्दी घाटी के बाद वो जंगलों में चले गए थे और उसके बाद की लड़ाई को जिक्र क्यों नहीं होता। और यार बैटल ऑफ दिवेर हल्दी घाटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यार अभी तक इससे पहले जो भी बैटल्स लड़े जा रहे थे वो सब डिफेंसिव बैटल थे, मतलब यार मुगल्स हम पे आक्रमण कर रहे थे और हम डिफेंसिव रूप में उनका जवाब दे रहे थे। बट दिवेर का बैटल ऐसा पहला बैटल था जिसमें यार पहली बार इंडियंस ने एक ऑफेंसिव बैटल लड़ा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है यार द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, जो कि है 1947 से 1977 में। और इसी एरा में यार हमारी हिस्ट्री लिखी जा रही थी, हमारी हिस्ट्री बुक्स का चयन हो रहा था, हमारी NCERT बुक्स बनाई जा रही थी। और इसी एरा में जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उनमें बड़े बड़े नाम थे जैसे कि मौलाना अब्दुल खान, नूर अल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद और हुमायूं कबीर। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, बट यार उसकी हिस्ट्री अभी तक आज़ाद नहीं हो पाई है क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसे लोगों ने लिखी है जो यार
देश से पहले अपने रिलीजन को सर्वोपरि मानते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सारी हिस्ट्री की राइटिंग्स आउटसोर्स कर दी, जो लिखी है रोमिला थापर और इरफान हबीब में। इन लोगों ने यार हमें वही बताया है जो ये लोग बचाना चाहते थे। अभी भी यार आज की डेट में हमें बहुत सारी मूवीज वगैरह देखने को मिलती है, जैसे जोधा अकबर, हमें बहुत सारे सीरियल्स देखने को मिलते हैं जिसमें यार अकबर को एक बहुत ही रिलीजियस एम्परर के रूप में दिखाया गया है, जो सारे रिलीजन्स को एक समान ट्रीट करता था। बट यार इनके जो डार्क रियलिटी है वो हम सबसे छुपाई जा रही है। और महाराणा प्रताप के अलावा भी यार बहुत सारे और भी वॉरियर्स है, बप्पा रावल हुए, हमारे शिवाजी राव हुए, जिनके बारे में यार हमें अभी तक सब कुछ नहीं पता है। और हमें यार आज भी वही दिखाया जा रहा है। मतलब यार आप कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा के देख लीजिए, हमें ऐसी बहुत कम मूवीज देखने को मिलती है जो हमें असली हिस्ट्री बताती है। असली योद्धा जिन्होंने यार इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करा, उनके बारे में हमें नहीं बताया जाता। हमें बस बताया जाता है अकबर की वीरता के बारे में, उसके आर्ट के बारे में, उन्होंने यार क्या क्या काम करे जिससे इंडिया आगे बढ़ा। बट हमें ये नहीं बताया जाता कि महाराणा प्रताप ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, शिवाजी राव ने कैसे यार मुगल्स के इन्वेजन से हमें बताया था, कैसे यार अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के बेटे थे उन्होंने यार मुगल्स के अगेंस्ट 17 युद्ध लड़े और वो इनमें से कोई भी नहीं हारे। अब मुझे लगता है यार इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अब वो समय आ चुका है जब हम अपने आने वाली जनरेशन को असली हिस्ट्री बताएं। उन्हें ये पता लगना चाहिए कि उनके एंसेस्टर कितने महान थे और यार हम 1000 सालों तक बस गुलाम ही नहीं थे। हमने बहुत सी महान लड़ाइयां लड़ी है जिनका जिक्र यार बहुत कम किताबों में किया गया है। तो इन महाराणा प्रताप की डेथ का कोई पर्टिकुलर रीजन अभी सामने नहीं आया है। कोई भी हमें यार एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला है कि कैसे हुई थी। बट हमारे पास बहुत से तथ्य सामने आते हैं कि उनकी डेथ हुई थी 1597 में, जब वो शिकार पे गए थे और उन्होंने एक बाघ से लड़ाई लगी थी बेयर हैंडेड। तब वो उस बाघ से लड़ाई लड़ते वक्त घायल हो गए थे, जिसके कारण यार बहुत समय तक वो इलनेस से जूझते रहे और फाइनली उन्होंने चावान, जो कि एक टाउन है उदयपुर में, वहां पर अपने अंतिम सांसें ली थी। दूसरा रीजन सामने आता है वो है कि वो एक आर्टिलरी ट्राई कर रहे थे, कुछ धनुष टाइप का कोई वेपन सेना में ऐड हुआ था जिसको चलाते वक्त वो घायल हो गए थे। उसके बाद से ही वो काफी समय तक इल रहे और उन्होंने फाइट 1597 में अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप के लास्ट टाइम में उनको एक चीज का मलाल रह गया था, वो है कि वो चित्तौड़ के किले को फ्री नहीं करवा पाए थे। और उन्होंने आखिरी टाइम पे जो अमर सिंह थे और उनके बाकी सेनापति थे उनसे ओथ दिलवाई थी कि वो चित्तौड़ को फ्री करवाएंगे, तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने मरते दम तक अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने कभी यार मुगल के सामने घुटने नहीं टेके। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम नंबर्स में देखें तो मुगल्स ने बहुत ज़्यादा अचीव करा था महाराणा प्रताप के अगेंस्ट। बट अकबर भी जब मरा था उसको एक चीज़ का ये मलाल रह गया था कि वो कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया और मरते दम तक अकबर की एक चाहत अधूरी रह गई थी, जो कि थी मेवाड़ जीतने की। आफ्टर अकबर भी बहुत कोशिशें की गई मेवाड़ को जीतने की, बट कोई भी प्रॉपरली मेवाड़ को नहीं जीत पाया क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे वॉरियर्स जिन्होंने यार सब कुछ छोड़कर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्यागे। तो हाँ यार, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं बताई जाती है और ऐसे बहुत से वॉरियर्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में जो यार प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलने की वजह से कहीं खो से गए हैं। लेकिन अब यार सोशल मीडिया के एरा में धीरे धीरे बातें सामने आ रही है और यार मुझे बहुत ज्यादा होप है कि इंडियन गवर्नमेंट भी कभी ना कभी तो हमारा कैरिकुलम चेंज करेगी, ताकि यार आने वाली जनरेशन को पता लग चुके कि वो कितने महान देश से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय और जय हिंद।